नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन आते हैं, इस 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अन्य दक्षता की अगर हमसे बात करें तो EVS से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GS से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम सब बात करें तो रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन होते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके अन्य दक्षता से पूछे जाते हैं, कुल मिला के 50 क्वेश्चन। तो अगर आज की आपने क्लास अच्छे से देख लिया तो आपके पूरे के पूरे 50 नंबर तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। अगर हम सब प्रीवियस ईयर की महत्वता की बात करें दोस्तों, हम सब डेली आप सबके लिए 6 बजे क्लासें ला रहे हैं। सुबह के 6 बजे आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें हमसे अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो दोबारा सेम टू सेम ऑप्शन के साथ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन रटने का प्रयास नहीं करिएगा कि हम क्वेश्चन को रट लें, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे ज़रूरी होता है लैंग्वेज का ही खेल होता है। अगर इसकी लैंग्वेज आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सब कवर करेंगे वो आपका 10/9/2023 का जो आपका स्टेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा देने का अर्थ है। शिक्षा देने का क्या अर्थ है? क्या निर्देश देना है, निर्माण करना है, बनाना है या फिर तैयार करना है? आप कहेंगे शिक्षा देने का जो अर्थ होता है वह तैयार करना होता है। हम शिक्षा बच्चों को क्यों देते हैं? हम तैयार करते हैं कि वह अपने दैनिक जीवन में कैसे जी सके। यही होता है कि हमको बच्चों को तैयार करना होता है। जब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उसका मतलब है बच्चों को हमको तैयार करना है कि अपने वो बच्चा विद्यार्थी जीवन में कैसे रह सके। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से एक शिक्षक प्रविधि है। देखिए यहाँ पे प्रविधि आप जानते रहिए। ऑप्शन है पहला किंडरगार्टन, सेकंड ऑप्शन है मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन है सचित्रण या फिर लास्ट ऑप्शन है तत्परता। सबसे पहले आपको हम विधि और प्रविधि में अंतर बता देते हैं, तुरंत समझ आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत छोटा सा पॉइंट है। जैसे हम अगर आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, ये आपकी एक विधि है। विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना ये आपका विधि है, लेकिन विषय वस्तु को एक रोचक बनाना, उद्देश्यप्रद बनाना, प्रभावी बनाना, हम ये सब करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग करते हैं वह आपका प्रविधि है। जैसे हम बच्चों को उनकी उत्सुकता जगाने के लिए चित्र दिखा के पढ़ा रहे हैं। हम चित्र दिखाना ये क्या है? चित्र दिखाना आपका दोस्तों ये प्रविधि है। ये क्या है? प्रविधि है। बच्चों को हम भ्रमण करा रहे हैं। भ्रमण कराना क्या है? ये आपका प्रविधि है, क्योंकि हम बच्चों को सीखने के लिए भ्रमण करा रहे हैं। प्रविधि और विधि में आप अंतर समझ गए होंगे। हमको बच्चों को उत्सुकता जगाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जिन उपायों का प्रयोग करते हैं वह आपका प्रविधि कहलाती है। तो इसमें दोस्तों प्रविधि की बात करें, प्रविधि क्या है? वह सचित्रण, हम चित्र दिखा के बच्चों को पढ़ाते हैं, यह क्या है? प्रविधि है। बाकी किंडरगार्टन आपके मॉन्टेसरी तत्परता ये सब आपके गलत हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीवित प्राणी की प्रकृति क्रिया है दोस्तों, क्या है? अधिगम है, शिक्षण है, अधिगम है, शिक्षण है, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित प्राणियों में। जीवित प्राणी में क्या होता है दोस्तों? अधिगम होता है। जीवित प्राणियों की प्राकृतिक क्रिया है, क्या है दोस्तों? अधिगम है, शिक्षण है, अधिगम है, शिक्षण दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो अधिगम है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम की बात अगर हम सब करें तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जब से जन्म लेता है, जब तक वह कब्र तक नहीं चला जाता, तब तक उसमें जो है अधिगम होता रहता है। इसकी प्रक्रिया तेज धीम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो अधिगम है इसकी प्रक्रिया स्लो हो गई और ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होता। आप स्लो हो जाएगा, तेज हो सकता है, स्लो धीम हो सकता है, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाए यह नहीं होता। तो हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध क्या है? देखिए एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतरावैयक्तिक। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है आपको बता रहे हैं। दूसरे से पारस्परिक संबंध, भावनाओं या मनोवृत्ति या फिर गत्यात्मक क्रिया, लास्ट है ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है। अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध क्या है?
इस ऑप्शन फर्स्ट। दूसरे से पारस्परिक संबंध, ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य है, क्या है? ऑप्शन है पहला दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, सेकंड ऑप्शन है तत्कालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, लास्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है कक्षा क्रिया को परिभाषित करते हैं। एक मिनट दोस्तों, कुछ लास्ट ऑप्शन है शिक्षक क्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। जो पाठ्य योजना है इसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, इसमें दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके आप ये जरूर बताइए दोस्तों कि इसमें हम और क्या सुधार लाएँ, अपने आप में क्या इंप्रूव लाएँ, क्वेश्चन कैसे किस तरफ से लाएँ या फिर और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। आइए हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है वह क्या है दोस्तों? कार्यभार है, परियोजना आधारित है, संगोष्ठी है, श्रुतलेख है। क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ मिले जिसमें आपको थोड़ा सा लगे कि क्या सही हो सकता है, जो ऑप्शन नहीं हो सकता पहले आप उसे काट दीजिए। कह रहे वास्तविक समस्या, बच्चे को कब जो है वास्तविक समस्या के साथ जोड़ा जाएगा? क्या श्रुतलेख में? कहेंगे श्रुतलेख में तो होगा ही नहीं, बच्चा सुन रहा है, क्या वह वास्तविक जीवन से जोड़ेगा? नहीं। संगोष्ठी में, संगोष्ठी में वास्तविक समस्या से जुड़ने की बात करें। कार्यभार, आप कोई बच्चे को कार्य दे, वास्तविक समस्या नहीं। परियोजना आधारित, जब बच्चा कोई परियोजना आधारित कार्य करेगा तभी तो वह जो है वास्तविक समस्या में शामिल होगा। तो ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी या फिर शिक्षक प्रभावशीलता। विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि जो विषय वस्तु है वह क्या निर्धारित करता है? वह दोस्तों शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है, क्या है? दलगत कार्य, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन या फिर सम्मिश्रित विधि। किसकी बात करें? छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के लिए, बच्चों को जब मिश्रित कक्षा में हम सहयोग उन्नत करने के लिए कौन सी विधि सही है? दलगत कार्य विधि। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट है। छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत विधि सबसे अच्छी विधि है। सभी छात्राओं के शिक्षार्थियों की क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। कौन सी विधि? दलगत विधि। अगला जो क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया, क्या विकसित किया था? ऑप्शन है पहला ADDIE मॉडल या फिर सेकंड ऑप्शन है 5E मॉडल, ऑप्शन थर्ड है 6E मॉडल, लास्ट ऑप्शन है 7E मॉडल। देखिए इसमें जो 5E मॉडल है, 5E मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर जानते रहिए। आपको हमने बताया था ना 5E मॉडल क्या क्या होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, इसके बारे में एक विस्तार पूर्वक से क्लास ही हमने बनाया है इसके बारे में, इसे आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, क्या किया था? वह ADDIE मॉडल विकसित किया था। क्या दोस्तों? ADDIE मॉडल विकसित किया था। अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, और इसका जो ई से हो गया दोस्तों, ई से हो गया डेलिवेशन। अगला जो क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, क्या किया था? पहला ऑप्शन है ADDIE मॉडल दिया था या फिर 5E मॉडल दिया था, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 6E मॉडल दिया था, लास्ट ऑप्शन है 7E मॉडल दिया था। शिकागो विश्वविद्यालय ने जो विकसित किया था वह किया था दोस्तों ADDIE मॉडल विकसित किया था। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है। 5E मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, इसके बारे में चर्चा किया है, उसका हमने वीडियो अलग से इसमें बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे आप ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। क्या करता है? सामान्य उद्देश्य लिखकर, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य लिखकर, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना उद्देश्य लिखकर, लास्ट ऑप्शन है उद्देश्य कथन लिखकर। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। कब निर्धारित करता है? तो ऑप्शन बी सही है, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, या फिर उपर्युक्त में से कभी नहीं? उपर्युक्त से कोई नहीं, तो नानादी। इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। इसका उपयोग कौन करते हैं? शिक्षक लोग करते हैं। कब? प्रशिक्षण करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण। इसको जानते रहिए। इसमें यही सीखते हैं कि हमको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है बच्चों को, इसी को ही सीखते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सीखते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है, शारीरिक होता है, और भी दोनों होता है, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ये सही है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपको वह ऑप्शन नहीं चॉइस करना है जो बच्चों को हीनता की भावना दिखाए, बच्चों के खिलाफ हो, तो ऐसा आपको नहीं कहना है। बहुत सारे टीचर होते हैं लिखने के बाद बच्चों को बोलेंगे कि श्यामपट्ट साफ कर दो, चेयर लाना होता है, बोलते हैं बच्चों से चेयर ला दो, तो ये सब आपको नहीं कहना है। एक मिनट दोस्तों, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए या फिर श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? उपर्युक्त से कोई नहीं। जब आप दोस्तों टीचिंग करते हैं, टीचिंग करने में सिखाया जाता है हमको श्यामपट्ट पे खड़ा कैसा होना है, श्यामपट्ट को साफ कैसे करें, मतलब हर चीज़ बताया जाता है। हमको कितने डिग्री में खड़ा होना है। आप एक कमेंट करके बताइए, आपने अब बीएड या बीटीसी किए ही होंगे, तो आप इसको कमेंट करके बताइए हमको बोर्ड पर कितनी डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। इसका आंसर आप पे हमको कमेंट भी दीजिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, ना कि बच्चों से कराना चाहिए। और वैसे भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए कि वैसे ही लिखा छोड़ दें, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभावी दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है कक्षा का अनुशासन, सेकंड ऑप्शन है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, थर्ड ऑप्शन है कक्षा का सामाजिक वातावरण, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है कौन कौन से हैं? इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को शामिल करना चाहिए, समावेशन विविधता को भी महत्व देता है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, सेकंड ऑप्शन है ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, थर्ड ऑप्शन है ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में कोई नहीं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है, पुस्तकालय में होता क्या है दोस्तों? आप कहेंगे ढेर सारे खिलौने तो रखे नहीं जाएंगे, कपड़े तो रखे नहीं जाएंगे, एक ही चीज़ रखा जाएगा, तो वह आपकी किताबें हैं। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? पुस्तक का प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है सामान्य पाठ्य पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों सही हैं दोस्तों, ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? शिक्षकों का जो गुण नहीं है उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सहानुभूति, सेकंड ऑप्शन है संचार, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मकता, लास्ट ऑप्शन है ईर्षा। देखिए आपको बच्चों से ईर्षा तो करना ही नहीं है कि आप बच्चों से ईर्षा करें, सहानुभूति रखना चाहिए, संचार भी करना चाहिए, रचनात्मकता भी करना चाहिए, लेकिन ईर्षा आपको नहीं रखना है। तो ऑप्शन इसमें डी आपका गलत है, गलत ही आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावी करते हैं? ऑप्शन है पहला संवेदनशीलता, सेकंड ऑप्शन है प्रबंधन क्षमता, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक कौशल, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावी करते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसमें ए है, संवेदनशीलता दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है छात्रों को जानकारी प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है? ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है? क्या सतत प्रक्रिया है, आवधिक प्रक्रिया है, अर्धवार्षिक प्रक्रिया है या फिर वार्षिक प्रक्रिया है? देखिए बच्चों का मूल्यांकन कब करना चाहिए? क्या एग्ज़ाम जब खत्म हो जाए तब? वार्षिक में लास्ट में करिए, आप मूल्यांकन करिए बच्चे को कितना आ रहा है। अब जो वार्षिक परीक्षा होता है वह सही नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपने एक साल पूरा मेहनत करके पढ़ाया, बच्चों को बहुत मेहनत किया, बच्चे लास्ट में आप एक साल बाद परीक्षा ले रहे हैं, पता चला बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है, मात्राएँ नहीं आ रही हैं, आपका एक साल की मेहनत पूरा बर्बाद हो गया। अगर आप लगातार टेस्ट लेते रहें, आपको बच्चों को पढ़ाते समय चेक करते रहें, साप्ताहिक टेस्ट लें, तो इससे क्या होगा, बच्चों को आपको उसकी कमज़ोरी को पता चलता रहेगा, लास्ट तक आप उसे सही कर लेंगे। लेकिन लास्ट में आपको कमज़ोरी का पता चलेगा, आप कैसे उसे सही करेंगे? नहीं कर सकते। मूल्यांकन है दोस्तों कैसी प्रक्रिया? ये सतत प्रक्रिया, मूल्यांकन लगातार करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आंकने की व्यापक प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है या फिर परीक्षा है? तो इसमें जो बात कर रहे हैं आंकने की व्यापक प्रक्रिया, तो वह क्या है? वह मूल्यांकन है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? संकलनात्मक मूल्यांकन कैसा परीक्षण है? शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बाहरी परीक्षण है या फिर आंतरिक परीक्षण है या फिर यह सभी है? संकलनात्मक मूल्यांकन कैसा है उसको आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी है दोस्तों। शिक्षक निर्मित है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण, ये सभी है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? जिस पर नहीं है वही आपको बताना है। बच्चा पर, गतिविधि पर, एक मिनट दोस्तों, कुछ समस्या कर रहा है आज पेड़, सामुदायिक जीवन पर या फिर पारिवारिक जीवन पर। पाठचर्या का सिद्धांत जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो आप कहेंगे जो इसमें पारिवारिक जीवन का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं? पारिवारिक जीवन पर नहीं है। यही ऑप्शन आपका गलत है, गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? किसकी बात करें? पाठचर्या का तत्व नहीं, उद्देश्य है, विषय वस्तु है, शिक्षक है, मूल्यांकन है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी सही है, शिक्षक। निम्नांकित में उस पाठचर्या का तत्व नहीं है। देखिए उद्देश्य भी है, विषय वस्तु भी है, मूल्यांकन है, शिक्षक नहीं है दोस्तों। शिक्षक पाठचर्या का महत्व नहीं होता है, पाठचर्या का तत्व नहीं है, इसको आप जानते रहिए। इसमें पूछ क्या रहे? पाठचर्या का तत्व पूछ रहा है, तो आप कहिए शिक्षक नहीं होता। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्यालय में लघु सांस्कृतिक है, क्या है? परिवार है, घर है, वर्ग कक्षा है, पाठ्यक्रम है। विद्यालय में लघु संस्कृति है, क्या है? इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वर्ग कक्षा है दोस्तों। विद्यालय में लघु सांस्कृतिक है, क्या है? वह वर्ग कक्षा है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है, क्या है? स्वायत्तता है, न्याय है, निष्ठा है, उपयुक्त सभी। तो परामर्श का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है, क्या है दोस्तों? स्वयं अधिगम है, आमने सामने का अधिगम है, या फिर प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है, या फिर उपरोक्त सभी, यह सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखना है, लिखना है, करना है, पढ़ना है। सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है आपका ऑप्शन इसमें सी सही है, करना है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं, जैसे हम देख कर सीख तो रहे हैं। देखिए आपको मैंने शुरू में बताया था कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑप्शन सभी सही रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही रहे वही आपका राइट आंसर होता है। आप कहेंगे हम सीखेंगे तो, एक मिनट, आप देख कर भी सीखेंगे, लिख कर भी सीखेंगे, पढ़ के भी सीखेंगे, करके भी सीखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? आप कहेंगे करके। कोई चीज़ हम करके सीखेंगे तो सबसे अच्छा सीखते हैं। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रियामी शिक्षण सामग्री है, क्या है दोस्तों? श्यामपैठ है, मॉडल है, शार्ट है, यह सभी है। त्रियामी शिक्षण सामग्री जो है ऑप्शन बी मॉडल है। त्रियामी शिक्षण सामग्री क्या है? यह मॉडल है। ऑप्शन इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सब 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। अब हम जो क्वेश्चन को देखेंगे वह अदर स्किल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं उसको हम सब देखते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमको इसमें और क्या इम्प्रूव लाना है। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु है, हर्षवर्धन है, बिंबिसार है, घनानंद है। हर्यक वंश का संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बिंबिसार। घनानंद की बात करें तो घनानंद दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। यह भी आप जानते रहिए। घनानंद के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो बिंबिसार है वो किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसको भी आप जानते रहिए। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? जलोढ़ है, काला है, लाल है, लेटराइट है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन है आपके पास ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, या फिर यह सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। यह सभी ऑप्शन आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था? कब दोस्तों? 1938 में। युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह। अगले ऑप्शन पे पढ़ते हैं। अंग्रेज द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर, या फिर लास्ट ऑप्शन है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में रहा उल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? यूएल पिन करके हैं। तो कराधान है, भूमि संसाधन है, या फिर एमआई है, या फिर ड्रोन पंजीकरण है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों जो संबंधित है भूमि संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन इसमें एक 14 अंकीय नंबर होता है, ये भूमि संसाधन से ही संबंधित है। उसको भी जानते रहे, 14 नंबर का होता है। इसे हम भूमि आधार के भी नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में आपके पूछ ले भूमि आधार कौन सा है, आप जानते रहे यूएल पिन करके है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होता है? रेक्टस, ब्रोंकाइटिस या फिर सांस लेने की समस्या, सांस लेने में समस्या, यह सभी धुआं के कारण कौन सी बीमारी होती है? आप कहेंगे ये सभी बीमारी जो है धुआं के कारण हो सकती हैं। ऑप्शन तीनों बीमारी, ऑप्शन इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? ऑप्शन है पहला विषाक्त, खतरनाक, गैर विषैले, फिर गैर खतरनाक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, गैर खतरनाक। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है ज्वालामुखी गतिविधियाँ, बिजली, प्रदूषण, मानव गतिविधियाँ। जंगल की जो आग का कारण है वो क्या है? आप कहेंगे इसमें मानव गतिविधियाँ। ज्वालामुखी कारण नहीं है, बिजली नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। जंगल की आग का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ। जब मानव जाते हैं उन्हीं की गलती की वजह से जंगल में आग लगती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? ऑप्शन है पहला समुद्र के स्तर में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है वर्षा में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है रेगिस्तान का विस्तार, लास्ट ऑप्शन है यह सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी दोस्तों, यह सभी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? किसकी बात करें? किश्तवाड़ा 1981 से 1999, 2001 या फिर 1976। इसकी स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले यह राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, किश्तवाड़ा जिले में है। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है जिसका नाम है किश्तवाड़ा, उसी के नाम पे इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी, हाँ 4 फरवरी को 1981 में, 1981 में। 1981 कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करें अगर एक वर्ग की भुजा 14 मीटर, देखिए मैं से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। 192 है, 198 वर्ग मीटर, 196 वर्ग मीटर, या फिर 192, 98, 96 दो बार दिया है, 196 वर्ग, अच्छा इकाई है, वर्ग मीटर और वर्ग इकाई। तो इसमें किसकी बात करें? 14 मीटर है। 14 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा इसका वर्ग, भुजा क्या है? इसमें भुजा 14 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर करना सेकेंडों का काम होता है। देखिए हम कितना जल्दी आपको करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 किसे हासिल लगा 1, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, 8 1 9। इसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 196 वर्ग मीटर। हम बता रहे हैं वर्ग निकालना आपको हम सेकंडों में सिखाएंगे, सेकंड में आप वर्ग निकालेंगे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, 196 वर्ग मीटर। अब एक चीज़ आप समझिए, वर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें करना क्या होता है? जैसे पहली संख्या है, पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए। पहली संख्या आपसे 1 से लेकर 9 तक होगी, इसका वर्ग आपको मुझवानी याद होगा। 9 का 9 9 81, 8 का 28, 660 का 7 7 49, इस तरीके से याद होगा। इसके बाद इस संख्या को इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए जो वर्ग होता है। इसको गुणा करने के बाद जो y उसे लिखिए, फिर लास्ट में जो संख्या रहे उसका भी आपको वर्ग करना है। जैसे हम यहाँ पे 25 ले रहे हैं, आपको 25 का वर्ग बताना है। आप कहेंगे देखिए पहले क्या करना है, 5 का वर्ग करिए, 5 25 25, 25 की 5 हासिल लगा कितना 2। इसके बाद 5 दूनी 10, इसका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। इस छोटी संख्याएं हो जाएंगी, इसे हम तोड़ दे रहे हैं तो छोटी संख्याएं हो जा रही हैं, हम आराम से कर ले रहे हैं। 10 दूना 20, 20 हासिल कितना लगा था 2, 20 2 22, 22 के 2 हासिल लगा 2। इसके बाद यह क्या है 2, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 हासिल कितना है 2, 4 2 6, 6 से 25। इस तरीके से आप करिए, बहुत ही सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग बताएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि मूल राशि में 50,000 और 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर
2% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन देने से पहले हम आपको इसे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए, जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है मूल राशि गुणे समय गुणे दर, मूल राशि गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये क्या इसका सूत्र होता है। इसे हम निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, देखिए यही निकाल बता दे रहे हैं। ऑप्शन तो पहले बाद में देखेंगे। मूल राशि निकालना है हमको, इसमें साधारण ब्याज निकालना है ना, तो साधारण ब्याज निकालना है। मूल राशि कितना है, 50,000 है। इसके बाद समय कितना लग रहा है दोस्तों, समय लग रहा है 4 वर्ष, यहाँ पे दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष। इसके बाद दर क्या है, आप कहेंगे दर 2 है, 2% से लग रहा है ना, 2 है। इसके बाद बटे क्या हम इसमें कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, यही तो करना था। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा क्या, 5 से गुणे 4 गुणे 2, इसका गुणा कर दीजिए, जो आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे इसका, देखिए 4 दूनी 8, 8 5 40, अगर गुणा नहीं करना, जिसे हमको गुणा करने में ऐसे एक एक चीज़ करेंगे ज़्यादा समय लगेगा। अब इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 5 40, यहाँ पे 40 आ गया, 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो यहाँ पे सीधा सीधा उतार लीजिए। 4000 ऑप्शन हम देख लेते हैं, 4000 है कि नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4000 है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 0.75 गुणे 4.4 गुणे 2.4 भागे किया है दोस्तों 0.6 है। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसे भाग करना है, आप ऐसा लिख दीजिए। थोड़ा सा इसे हम और पतला कर दे रहे हैं, लास्ट है, इससे पतला होगा नहीं। कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0.75 गुणे 4.4 गुणे 2.4। देखिए मैथ का क्वेश्चन आप खुद से करिए, हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, उसके बाद आप खुद से करिए। आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी सीख पाएंगे, सिर्फ मैथ रट के नहीं पास हो पाएंगे आप। इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का सही तरीका, आप ये सॉल्व करिए, जैसे ये इससे इन सबको काटना है। कैसे काटना है, आप भाग दे ही लेंगे, भाग देके इसको काटिए, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो आंसर आएगा, आंसर आपको बता दे रहे हैं, आंसर इसमें 13.2 आएगा। आंसर आपको बता रहे हैं 13.2। अगर हम 2, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन हम आपको हर तरीका बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन सॉल्व आप खुद से करिए। आप खुद से करेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1 से 68 है और उनमें से महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का वर्ग, तो संख्याओं का योग क्या है। देखिए हमको सबसे पहले संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। संख्या निकाल कर तभी हो पाएगा। कह रहे हैं लघुत्तम, आपको सूत्र पता होगा, संख्या निकालने के लिए क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमको लघुत्तम क्या दिया गया है, 1 से 68 है, 168। एचसीएफ क्या है, 12 है, राइट। यदि एक संख्या का अंतर 60 है, यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए इसमें पहले कोई संख्या तो दिया नहीं गया है, संख्याएं क्या हैं, लेकिन उनका अंतर जरूर दिया गया है। अंतर क्या है, आप इसे यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, यह यक्स मान लीजिए, यह आपका वाई मान लीजिए। अब देखिए यक्स वाई का अंतर क्या है, यक्स माइनस वाई का अंतर क्या है, 60 है। यक्स वाई का अंतर क्या है, 60 है। तो आप इसको आप गुणा करिए। इसको जब गुणा करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे तो यक्स वाई बराबर यक्स वाई गुणे, इसकी अगर हम गुणा करके बताएं तो यह आएगा 12 98
72 वर्ग नंबर, ये आएगा दोस्तों 2016 आया। इसके बाद इसमें हम अंतर हमको पता ही था 60 है, तब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कर, इसमें आप चाहिए तो यक्स यहाँ पे कर सकते हैं, यक्स प्लस वाई, थोड़ा सा लिखने में समस्या है दोस्तों, यक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, यक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 यक्स वाई, यह हो गया। अब इसे यक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे 60 है, क्या है 60 है, और 60 और यक्स माइनस वाई क्या है 4 है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसे लिख देंगे 60 स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2016। इसके बाद इसको इसका स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करने के बाद इसको प्लस करिए, इसे गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, वह राइट आंसर नहीं होगा, आपको इसमें यक्स प्लस वाई निकालना है ना, यक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसे आप जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आता है आपको उसमें करना क्या है, यक्स प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा उसे बराबर कर लीजिए, फिर यक्स वाई का मान करके उसे भाग दे दीजिए, जो आएगा, ये ज़्यादा बड़ी संख्या रहेंगे उसे काट दीजिए, जो आएगा वही यक्स वाई का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलों की ऊंचाई 8 सेमी है और 15 सेमी है, वे 24 सेमी अलग हैं। किले के शिखर एक दूसरे से कितने दूर है? कह रहे हैं रमेश और सुरेश की मिट्टी के किलों की ऊंचाई कितना है, 8 सेमी है। किसकी बात करें, रमेश की और सुरेश की। किलों की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे 8 सेमी और 1 मिनट, रमेश की 8 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसको काट दे रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। इसकी करें, वे 24 सेंटीमीटर हैं, वे 24 सेंटीमीटर से अलग हैं। किसके हैं, 24 सेंटीमीटर से अलग हैं। इसके बाद किले के शिखर एक दूसरे से कितने दूर हैं? देखिए सबसे पहले हमको क्या, वे 24 सेंटीमीटर अलग हैं। देखिए हम एक कॉलम यहाँ बनाते हैं, एक कॉलम यहाँ बनाते हैं, ये सॉरी, देखिए इसमें हो क्या रहा है। यह हम मान लेते हैं रमेश कम है ना, रमेश इसमें कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 5 लिखा है, अच्छा रमेश है, रमेश यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर, यह 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद अगर हम सब बात करें, एक बार इसको हटा ही देते हैं सब। अब देखिए यहाँ पे हमने रमेश को मान लिया, उसके बाद क्या है सुरेश थोड़ा सा बड़ा सुरेश का शिखर है, यहाँ हम रमेश को मानते हैं, रमेश हो गया, यह सुरेश हो गया। रमेश कितना है 8 सेंटीमीटर इसका है, और सुरेश का कितना है, सुरेश का 15 सेंटीमीटर है। वे जो 24 सेंटीमीटर अलग हैं, क्या है, इसकी जो दूरी है, इनकी जो दूरी है यह आपके 24 सेंटीमीटर है। कितना है, वो 24 सेंटीमीटर है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है किले के शिखर से एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। कह रहे हैं कि वह किले के शिखर से, एक का किला तो यहाँ पे है, एक का किला यहाँ पे है, वह किले के शिखर से एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। आप अगर ऐसा इसको करेंगे, अब देखेंगे कुछ इसमें समझ में आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे अब यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, फिर तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया, यह चीज़ बन गया। देखिए हमको क्या क्या पता है, एक तो हमको आधार का पता है, लंब का पता है, क्योंकि 8 है, 8 15 में से 8 गए, 8 8 16, 8 7 15, तो हमको इसमें इसकी दूरी कितना है, इसकी दूरी 7 है, यह भी पता हो गया। अब हमको कड़ निकालना है, तो कड़ का सूत्र आपको पता ही होगा। कड़ का सूत्र क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ हमको पता नहीं है, तो कड़ हम मान लेते हैं, कड़ का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, कड़ का स्क्वायर कुछ नहीं बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, आधार से 7, 7 7 49। सीधा हम सब क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। आधार 8, 1 मिनट पहले यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है ना, 1 मिनट,
अब देखिए हाँ सही तो है, 7×7 इसके बाद प्लस करना है। अब हमको स्क्वायर कितना निकाला है, 24 का निकाला। हमने आपको स्क्वायर निकालने का एक तरीका बताया था, सबसे शानदार तरीका आप सेकंडों में निकालेंगे। चार देखिए 4×4 = 16 के साथ हासिल लगा कितना, आप कहेंगे 1, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×1 = 17 के साथ हासिल लगा कितना, आप कहेंगे 1, 2×2 = 4, 4×1 = 5, 576। देखिए कितना समय लगा, अभी तो आपको हम बताते समय इतना समय लगा, और अपने अपने पे निकालेंगे तो इससे और जल्दी हो जाएगा। तो 49 + 76 आप इसमें जोड़ दीजिए, कट स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं, कट स्क्वायर बराबर आप इसे जोड़िए, 9 1 10, 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, इसके बाद यहाँ 5 5 1 6, 6 से 25। अब आप बताइए इसमें कड़ का मान क्या आ गया, कड़ स्क्वायर बराबर 6 से 25 है। हमको सिर्फ कड़ का मान बताना है, क्योंकि अभी स्क्वायर है, कड़ स्क्वायर को हटाना है, तो आप कहेंगे 6 से 25 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 25 का। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हम पहले ऑप्शन तो हमने देखा नहीं था, ऑप्शन हम पहले देखते हैं ऑप्शन में 25 है कि नहीं है। हाँ इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करिए दोस्तों। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे। देखिए हाइड्रोफोबिया किससे होता है, पानी से होता है, पानी का हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे, पानी से है। उसी प्रकार दोस्तों किसकी बात करें, एक्रोफोबिया का संबंध किससे। ऑप्शन है अंधेरे से, परीक्षा से, ऊंचाई से, खुली जगह से है। तो राइट आंसर इसमें ऊंचाई से है। एक्रोफोबिया जो संबंध है किससे है, ऊंचाई से है। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया रोगी को पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ रहता है उसे पानी से बहुत डर लगता है, उसी प्रकार जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। आइए हम सब इसमें सी सही है, ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। ऑप्शन है एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट या फिर लिग्राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट विभिन्न प्रकार के कोयले हैं, ये सब कोयले की बात कर रहा है, लेकिन जबकि ग्रेनाइट एक प्रकार के चट्टान है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1 2 3 1 7 9 1 डैश 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 फिर 27 है। इसमें क्या भरा जाएगा उसको आपको बताना है। तो अगर हम सब बात करें तो इसमें जो भरा जाएगा संबंध देखिए कैसे हो रहा है। इसमें संबंध आपको देखना है कि संबंध किस प्रकार से हो रहा है। 1 2 3 1 4 9 1, देखिए इसमें 3 3 का पेयर बन रहा है क्या, 1 2 3 1 4 9 फिर 1 है ना, उसमें क्या होगा देखिए यहाँ से 1 आया, दोस्तों यहाँ से 1 आया और 1 मिनट, हाँ यहाँ से 1 क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम गुणे कर रहे हैं, गुणे 1 1 का नाम 1, फिर यहाँ पे 1 का नाम 1 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है 2, कितने का गुणा हो रहा है, आप कहेंगे 2 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, तो अगली संख्या जो होगी वो भी 2 का गुणा होगी, 4 दूनी 8, क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 8 ऑप्शन में है ठीक है। लेकिन तीसरा को हम चेक करते हैं, यह क्या हो रहा है 3 3 त्रिक का 9 गुणे 3 है, इसके बाद फिर 9 में 3 का गुणा करें 9 त्रिक 27, मतलब यह 27 मेल खा रहा है। जब तक सभी ऑप्शन मेल ना खाएं तब तक आपको नहीं भागना है, ऐसा नहीं कि चलिए हमारा एक मिल गया टिक कर दें, हो सकता है दूसरे तरीके से हो फिर गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि डी ए आर को 1083 के रूप में कोडित किया जाता है तो फिर एफ ए टी को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एफ ए आर को किस प्रकार रूप से कोडित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन है जो 2083 से 20 या फिर 2038 या फिर 3008 से 2। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डी को क्या कहा गया है, डी ए आर ई, डी को क्या कहा गया है, डी को संख्या 1 बताया गया है, ए को 0 बताया गया है, आर को 8 कहा गया है,
और ई को दोस्तों 3 कहा गया है, राइट। उसके बाद अगर हम सब बात करें तो एफ ए टी ई, एफ को क्या कहा गया है, 2 कहा गया है। ए को क्या कहा गया है, 0 कहा गया है। और टी को क्या कहा गया है, 9 कहा गया है। और ई को क्या कहा गया है, 3 कहा गया है, राइट। हमको बताना है एफ। देखिए एफ को क्या कहा गया है, आप कहेंगे 2 कहा गया है, चलिए ठीक है। ए को क्या कहा गया है, ए को 0 कहा गया है, 0 हो गया। इसके बाद हम सब बात करें आर को। आर को क्या कहा जा रहा है, आर आप देखेंगे यहाँ पे 8 कहा गया है। क्या कहा गया है, आर को 8 कहा गया है। ई को क्या कहा गया है, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे देखिए 3, ई को क्या कहा जा रहा है, 3 कहा जा रहा है। यह भी 3 होगा। 2083 कहाँ पे है, ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपका। अभी तक जितनी ही भी हम सब सेट को सॉल्व किए हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हर में क्या हो रहा है, वही आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित हो रहा है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही है। तो कह रहे हैं मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभि है। राजन अभि का पुत्र है। राजन राजीव से संबंधित है। देखिए चलिए हम इसे ग्राफ बनाएंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी उसके बाद आप सॉल्व करिए। हम इससे पैटर्न आपको बता देते हैं। करें मार्कंडेय राजीव की माँ है। मार्कंडेय जो है, मार्कंडेय राजीव की माँ है। राजीव के माँ के पिता हैं। क्या हैं, राजीव के माँ के पिता हैं। मार्कंडेय के 3 भाई हैं। सबसे पहले हम मार्कंडेय को समझते हैं। मार्कंडेय मान लो यहाँ पे हो गया। इनके 3 भाई हैं। इनके मार्कंडेय के 3 भाई हैं। चलिए फर्स्ट भाई, सेकंड भाई और थर्ड भाई, ठीक। इसकी बात कर रहे हैं जो पहली लाइन के, इसको ही बना दे रहे हैं। मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। यह जो है राजीव है, उसकी माँ के पिता हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम बनाते हैं, चलिए यहीं से मान लेते हैं, यह माँ हो गया और ये राजीव हो गया। क्लियर, यहाँ पे राजीव हो गया, उसकी माँ है, और यह मार्कंडेय। मार्कंडेय राजीव की माँ के पिता हैं। इतना बन गया। मार्कंडेय के 3 भाई हैं, ये भी क्लियर हो गया। उनमें से एक का पोता अभि है। अब देखिए इनमें से एक का पोता अभि है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी क्लियर नहीं किसका पोता है। हो सकता है इसका पोता हो सकता है इसका पोता हो सकता है इसका पोता है, तो किसका पोता है ये क्लियर नहीं है। राजन अभि का पुत्र है। राजन जो है, अब देखिए उनमें से एक का पोता अभि है, सही है, और राजन जो है अभि का पुत्र है। और जो राजन जो है वह अभि का पुत्र है। राजन राजीव से संबंधित है। राजन राजीव से संबंधित है। देखिए इसमें अगर हम सब बात करें तो ऑप्शन क्या है, भाई है, चचेरा भाई है, भतीजा, चचेरा भाई है, चाचा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी है, भतीजा लगेगा। इसे आप वैसे ही बिना पूरा सॉल्व किए भी बना सकते हैं, हम आपको वैसे भी बता देते हैं। मान लेते हैं हम ए को ही इसका है। उनमें से एक का पोता, अब ये पोता कौन होता है, इनका बच्चा हो गया। बच्चे को जो बच्चा होता है वही आपका पोता होता है। चलिए ये हो गया। पोता कौन है, अभि है। चलिए यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, अभि हो गया। और राजन अभि का पुत्र है। राजन जो है, यह राजन, यहाँ पे राजन हो गया। राजन जो है अभि का पुत्र है। आपका ग्राफ एकदम तैयार हो गया। अब इसमें संबंध पूछ रहे हैं राजन और राजीव का। यह राजन हो गया, यह है आपके राजन हो गया, यह आपका राजीव होगा। इसका संबंध आपको बताना था। ये क्या लगेगा, यह आपको दोस्तों जो लगेगा वो भतीजा लगेगा। क्या लगेगा, भतीजा। क्योंकि देखिए ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, भाई ही लगेंगे, और भाई का लड़का है। भाई का लड़का क्या लगेगा, भतीजा ही लगेगा। तो ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम